अब अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। छठा रिलेशन है टाइप। हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा, सिमेट्रिक रिलेशन देखा। सिमेट्रिक रिलेशन अभी एक बार और हम चर्चा करेंगे समझाने के लिए उसको। ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा समझना पड़ेगा डिटेल में आपको। इसको किताब से पढ़ करके या कहीं से डिफिनीशन पढ़ करके ट्रांजिटिव रिलेशन को समझा नहीं जा सकता है। इसकी फीलिंग चाहिए, फील करना पड़ेगा, तब ट्रांजिटिव रिलेशन आपको समझ में आएगा। है कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। डायरेक्ट हम लिखते हैं, ये तो आपको बात समझ में आ रही है कि जो भी रिलेशन बात हो रहा है किस पे बात हो रहा है, एक सेट पे बात हो रहा है। तो लिख देते हैं इफ आर बी अ रिलेशन ऑफ अ सेट ए। आर कोई रिलेशन है एक सेट ए का। इफ ए रिलेटेड टू बी, ए कोई एलिमेंट है कहाँ का, सेट ए का। बी कोई एलिमेंट है सेट ए का, मतलब इस सेट ए के अंदर ए और बी एलिमेंट हैं, और भी हो सकते हैं। ए रिलेटेड टू बी, ए मान लो बी से रिलेटेड है, एंड बी रिलेटेड टू सी। अगर ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन सी से हो, देन ए रिलेटेड टू सी। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि अगर, दैट मीन्स अगर ए बी हमारे आर का मेंबर है, बी सी हमारे आर का मेंबर है, आर मतलब रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट ए बी है और रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट बी सी भी है, तो ए सी भी हमारे उसी रिलेशन का मेंबर होना चाहिए। यानी अगर ए रिलेटेड है बी से, उसी सेम रिलेशन से अगर बी रिलेटेड है सी से, तो इस ए और इस सी के बीच में भी वही रिलेशन होना चाहिए जो यहाँ ए बी और बी सी के बीच रिलेशन था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। बात को समझिएगा क्या बोला जा रहा है। इफ, अगर ऐसा है तो ऐसा होना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं है तो इसकी तलाश नहीं करनी है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लो बोला गया कि ए इज फादर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी, तो क्या ए फादर होगा सी का? नहीं, ग्रैंड फादर होगा। ए मदर ऑफ बी, बी मदर ऑफ सी, क्या ए मदर ऑफ सी? नहीं, गलत हो गया। ए ब्रदर ऑफ बी, बी ब्रदर ऑफ सी, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भी भाई होगा। तो ब्रदर का रिलेशन यहाँ पर कैसा रिलेशन हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर मेंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, सी फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ ए से सी के रिलेशन की बात हो रही है। ए भाई है बी का, मतलब ए मेल मेंबर हो गया। यहाँ बोल दिया बी सी का भाई है, तो अब बी भी मेल मेंबर हो गया। सी फीमेल है या मेल है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बी मेंबर मेल हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ हमने बोल दिया कि बी सी का भाई है, तो बी सी का भाई तभी होगा जब बी मेल होगा। ए बी का भाई था, यहाँ ए बी का भाई था, ये बोलने पर बी के मेल होने का फीलिंग नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ बोला कि बी सी का ब्रदर है, तो ये फीलिंग आ गई अपने पास कि हाँ बी भी एक मेल मेंबर है, तो ए सी का भाई होगा। हाँ, ए सी का भाई होगा। अगर सी फीमेल मेंबर है तो भी ए सी का भाई होगा, और सी अगर मेल मेंबर है तो भी ए सी का भाई ही होगा। तो ब्रदर का रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब अगर मान लो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बात को समझने के लिए, एक R1 एग्जाम्पल लेते हैं रिलेशन बना करके। इसके अंदर हमने लिखा 1 1 1 2 3 1। चलो पूछा जाए कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? चलो देखते हैं। 1 का रिलेशन 1 से है और फिर इस 1 का रिलेशन 2 से है, यानी 1 रिलेटेड टू 1 R1 के अंदर मौजूद है,
1 2 रिलेटेड टू R1, यानी 1 से रिलेटेड हो गया और ये वाला 1 फिर इस 2 से रिलेटेड हो गया, तो इस 1 और 2 को भी इस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो देखो इस सेट के अंदर 1 2 आया है कि नहीं आया है, तो इस सेट के अंदर 1 2 मौजूद है। अब देखो 3 1 और 1 1, 3 1 3 रिलेटेड है 1 से, 3 रिलेटेड है 1 से, और फिर ये 1 कहीं रिलेशन बना रहा है क्या, तो देखो यहाँ 1 2 से भी रिलेशन बना रहा है, 1 1 से भी रिलेशन बना रहा है, तो 1 का रिलेशन 2 से भी है। तो अब इस 3 और इस 2 में भी रिलेशन होना चाहिए, मतलब 3 और 2 भी इस सेट का मेंबर होना चाहिए। तो क्या इस सेट के अंदर कहीं 3 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इस रिलेशन R1 को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1 एक रिलेशन R लिखते हैं, 1 3 3 1 1 1 इस पे चर्चा करते हैं। इसके अंदर 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, मतलब 1 रिलेटेड है 3 से, 3 रिलेटेड है 1 से, तो इसके अंदर 1 1 भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या बताया, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ये ए सी भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो क्या सारा का सारा इस तरीके से फुलफिल कर रहा है, चेक करो। 1 3 1 रिलेटेड टू 3 3 1 3 रिलेटेड टू 1, जहाँ ये खत्म हुआ वहाँ से ये शुरू हुआ, तो ये 1 और 1 का भी रिलेशन होना चाहिए। तो क्या इसके अंदर 1 1 मौजूद है, तो हाँ 1 1 मौजूद है। केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करके ये बात नहीं बोल देनी है, और भी देखो ऐसा कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर 1 1 और फिर ये 1 3, तो क्या होना चाहिए, अब देखो 1 रिलेटेड टू 1 1 रिलेटेड टू 1, और फिर इस 1 का रिलेशन देखो किसके साथ है, 1 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, तो 1 रिलेटेड हो गया 3 के साथ, तो अब ये वाला 1 इस वाले 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1 रिलेटेड टू 3, यानी 1 3 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो देखो 1 3 इसके अंदर मौजूद है। अब फिर से देखते हैं और किसी के साथ, यहाँ पर 3 का 1 से रिलेशन है, 3 का 1 से रिलेशन है, और फिर यहाँ 1 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 1 देखो 3 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, यानी 3 का रिलेशन 1 के साथ है 3 1, और फिर 1 का रिलेशन 3 के साथ है 1 3, तो 3 का रिलेशन भी 3 के साथ होना चाहिए। तो क्या इसके अंदर 3 3 मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो इस रिलेशन को भी हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हर एलिमेंट आपको खोजना पड़ेगा। अगर मान लो हम यहाँ पर इसी सेम एग्जाम्पल में 3 3 भी लिख देते, तो क्या अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाता? अच्छा पहले जरा बताओ कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? 1 3 है, इसका उल्टा 3 1 है, 3 1 है, इसका उल्टा 1 3 है, 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 इसके अंदर मौजूद है, 3 3 का उल्टा 3 3 वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो क्या इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं? हाँ सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अब जरा चेक करो ट्रांजिटिव रिलेशन ये है क्या, यानी जो भी यहाँ पर रिलेशन बन रहा है 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 रिलेटेड होना चाहिए है, 3 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, तो फिर 3 3 रिलेशन होना चाहिए है। ऐसे ही सारा चेक करके देखो कि ये रिलेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो इसमें मेन जिस पे फोकस करना है ट्रांजिटिव रिलेशन में, बात किस पे करनी है, मेन इस ट्रांजिटिव रिलेशन को हमें समझना है कहाँ पे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है सबसे ज़्यादा जो समझने वाली, कि जो हमने ये डिफिनीशन में चर्चा की वो कब की, अगर हमें ए बी देखना है, बी सी दिखा तब ए सी देखना जरूरी है। यानी हमारे रिलेशन में अगर ए बी मौजूद है, बी सी मौजूद है, तब ए सी का होना मस्ट है।
यानी अगर ए बी हमारे रिलेशन का एलिमेंट है, बी सी हमारे रिलेशन का एलिमेंट है, तो ए सी भी हमारे रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं आर। इस एग्जाम्पल में हमने लिख दिया 1 2 3 4। एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 4 और पूछा जाए कि बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? जी नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 इसके अंदर है, 2 1 इसके अंदर नहीं है, 3 4 इसके अंदर है, 4 3 इसके अंदर नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो जवाब आएगा एस, ये ट्रांजिटिव है। अब यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ट्रांजिटिव का कंफ्यूज हो गया। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा खेल हो गया ट्रांजिटिव में। अभी तो अपन पढ़े कि ए बी है, बी सी है, ए सी होना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर ए बी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बी सी है तो प्रॉब्लम की शुरुआत होगी। यानी अगर ए बी भी है और बी सी भी है तब ए सी का होना जरूरी है। अगर केवल ए बी है यानी इस ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला एलिमेंट अगर इस पूरे रिलेशन आर के किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट वाला पॉइंट हो तब हमें ये चेक करना है कि ए सी होना मस्ट है। यानी देखो ए बी आर में है, इसका सेकंड वाला अब उसी रिलेशन आर के एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बन गया, तो अब इसका फर्स्ट और इसका थर्ड इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर ये है और ये एलिमेंट हमारे रिलेशन में नहीं है तो हमें ये खोजने की जरूरत नहीं है, तब हम डायरेक्ट इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। यानी जैसे मान लो अगर बोल दिया जाए तो डिफिनीशन को एक बार फिर से देख लो, फोकस करिए, देखिए किस पे फोकस किया जा रहा है। अगर ए बी हमारे रिलेशन का एलिमेंट है और बी सी भी उसका एलिमेंट हो जाता है तब ए सी को उसका एलिमेंट होना ही पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए। लेकिन अगर ए बी हमारे रिलेशन आर में है और बी सी हमारे रिलेशन आर में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है तब हमें ए सी खोजने की जरूरत नहीं है, तब हम डायरेक्ट उस ए बी को आर के साथ ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। जैसे मान लो हम एक रिलेशन आर लिखते हैं और इस रिलेशन आर को हम लिखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब मान लो हमने यहाँ लिखा ए बी, मतलब रिलेशन आर के अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे एलिमेंट है? वो ए बी एलिमेंट है। ए बी एलिमेंट कैसे एलिमेंट है? A is वाइफ ऑफ बी। आर कैसा रिलेशन है? आर एक रिलेशन है, उसमें कैसे ऑर्डर पेयर हैं? ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर हैं। वो किस रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि ए बी की वाइफ है। थोड़ा सा इसको फोकस करिए, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। बात को समझने का प्रयास करिए। अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसको ट्रांजिटिव क्यों बोला। एक बार देख लो इसको पहले, फिर इस पे आते हैं। जैसे हमने देखा इसके अंदर 1 2 मौजूद था, ए बी मौजूद था। अगर इसके अंदर बी सी होता, बी सी मीन्स क्या? इसका सेकंड वाला किसी के साथ रिलेट होता। अगर 2 इस पूरे सेट के किसी भी एलिमेंट का पहला वाला पॉइंट होता तब हम इसको चेक करते। यानी ए बी हमारे आर में है, अगर बी सी भी हमारे आर में होता तो हम ए सी खोजते। यानी अगर यहाँ पर 1 2 होता और 2 3 होता और 3 4 होता और बोला जाता कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हम बोलते नहीं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है? क्योंकि इसमें 1 2 है, इसका सेकंड वाला 2 किसी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट बन गया। देखो यहाँ 2 आ गया तो 2 3 है, तो अब हमें इस रिलेशन के अंदर 1 3 खोजना पड़ेगा। क्या इस रिलेशन के अंदर हमें कहीं 1 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पर ट्रांजिटिव क्यों बोला? यहाँ 1 2 दिखा, अच्छी बात है। 2 किसी का फर्स्ट है क्या? नहीं है। तो अगर 2 किसी का फर्स्ट नहीं है तो फिर हमें ये खोजने की जरूरत नहीं है। 3 4 दिखा 4 इसका क्या है? सेकंड पॉइंट है, सेकंड नंबर है। क्या 4 किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट मेंबर है? नहीं, फर्स्ट मेंबर नहीं है, इसलिए हमें अब उसको खोजने की जरूरत नहीं है। यानी इस रिलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। यानी हर रिलेशन
जितने भी रिलेशन होंगे सभी ट्रांजिटिव फॉर्मेट में आ जाएंगे। कब? जब फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले के साथ रिलेटेड हो और वो सेकंड वाला किसी का भी फर्स्ट ना हो रहा हो। तो ऐसा जितना भी रिलेशन होगा वो सारा रिलेशन किस में काउंट किया जाएगा? ट्रांजिटिव में काउंट किया जाएगा। ए बी है, बी सी नहीं है तो ए सी के होने की ज़रूरत नहीं है, तब हम उसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। अगर ए बी है और बी सी भी आ जाता है तब हमको ए सी भी देखना पड़ेगा। अगर ए बी बी सी दोनों हैं तब ट्रांजिटिव बोलने के लिए ए सी होना चाहिए, और ए बी है बी सी है ही नहीं है तब ट्रांजिटिव बोलने के लिए ए सी का होना जरूरी नहीं है, तब डायरेक्टली हम ए बी को भी क्या बोल देंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे। जैसे ये एग्जाम्पल अब देखो जरा, एनसीईआरटी की बुक में भी इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। क्या हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं? सोच के देखो। ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब इस रिलेशन आर के अंदर जितना भी एलिमेंट मौजूद होगा उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा, फर्स्ट वाला जो मेंबर होगा वो सेकंड वाले की वाइफ होगी। फर्स्ट वाला सेकंड वाले का वाइफ होगा। सीता इज वाइफ ऑफ राम, सीता इज वाइफ ऑफ राम, यानी फर्स्ट प्लेस वाइफ का है, सेकंड प्लेस हस्बैंड का है। क्या इस रिलेशन आर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट में कभी भी ये राम फर्स्ट प्लेस पर आएगा? क्या नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया। किसके लिए? वाइफ के लिए। वाइफ मतलब फीमेल के लिए फिक्स हो गया। सेकंड प्लेस क्या हो गया? मेल के लिए फिक्स हो गया। तो इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका फर्स्ट प्लेस फीमेल और सेकंड प्लेस मेल के लिए फिक्स हो चुका है। किसी भी एलिमेंट में फर्स्ट प्लेस पर मेल नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग इस रिलेशन को क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर ए बी है, ए रिलेटेड टू बी है, और बी कभी भी किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। ए बी इस आर में आ गया, बी सी कभी आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये रिलेशन ही इस तरीके का उलझा हुआ है, वाइफ का रिलेशन है। ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ये फीमेल का प्लेस है, ये मेल का प्लेस है। इसी रिलेशन आर में अगर तुम इस बी को फर्स्ट प्लेस पर लिखते हो तो बी फीमेल हो गया, और तुमने जब ए बी में बी को मेल फिक्स कर लिया तो अब वो फिर फीमेल तो हो नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ए बी तो मिलेगा लेकिन बी सी नहीं मिलेगा, और अगर बी सी नहीं मिला तो फिर हमें ए सी को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और जब नहीं जरूरत पड़ेगी ढूंढने की तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये अब क्यों ट्रांजिटिव हुआ, क्लियर हो गया। इस रिलेशन के अंदर 1 2 है, और ये जो सेकंड वाला पॉइंट 2 है वो इसके किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट नहीं है। अगर ये 2 इसका, जैसे यहाँ देखो इस एग्जांपल में 1 2 देखा, यहाँ 2 3 देखा, यानी 1 का रिलेशन 2 से था, इसका सेकंड वाला मेंबर इसका फर्स्ट मेंबर बन गया, 2 3 आ गया। तो अब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए था? 1 3 भी इसका मेंबर होना चाहिए था, 1 3 इसका मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसको बोले कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसको ट्रांजिटिव क्यों बोल दिया? 1 2 इसके अंदर है, 2 किसी का फर्स्ट है ही नहीं है, इसलिए हमें कुछ खोजने देखने की जरूरत नहीं है। 3 4 इसके अंदर है, अब 4 किसी का फर्स्ट नहीं है, इसलिए हमें 3 4 के बाद 4 वाला स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, यानी ए बी मिल गया, बी सी मिला ही नहीं। ए बी मिल गया, बी सी मिला ही नहीं, तो अब हमको यहाँ पर ए सी को सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी की बुक में आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। कंफ्यूज भी कई लोग होते हैं कि किस तरीके से ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी होना चाहिए। ये डेफिनेशन कतई नहीं है कि ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए, नहीं। अगर ए बी है, बी सी है, तब ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो ए सी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब डायरेक्टली हम ए बी के ही बेसिस पे ये बोल देते हैं कि वो रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई।
अब एक छोटा सा रिलेशन यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला लेक्चर आपको मिलेगा इसका, वो हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी लेवल के, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस। बोर्ड में भी ये चैप्टर आता है लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का एक पैटर्न हम आपको समझा देंगे। ये चैप्टर बेसिकली लिखने पे ही आता है, नंबर मिलता है। उसके बाद आईटी जेई मेंस में एडवांस में इससे क्वेश्चंस नहीं आते, पहले ही हमने शुरू में ही बता दिया था कि रिलेशन से एडवांस में क्वेश्चंस नहीं होते, मेंस में इससे क्वेश्चंस होते हैं। मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। मेंस के पुराने जो क्वेश्चंस आईटी जेई में आए हुए हैं रिलेशन चैप्टर से, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। उसके पहले थोड़ा सा इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या? कुछ नहीं, इसमें नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को बस यहाँ पे लिख रहे हैं, बस देखिए तुरंत खत्म होगा। अ रिलेशन आर ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड equivalence relation if R be reflexive, symmetric as well as transitive। क्या मतलब है? कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा? तो कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगा जब वो रिलेशन इक्विवेलेंट रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी रिलेशन अगर इक्विवेलेंट भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी जो तीन हम लोगों ने टाइप पढ़े लास्ट में, तीन कौन कौन से टाइप, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फोर्थ टाइप हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, फिफ्थ हमने पढ़ा था सिमेट्रिक और सिक्स्थ हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव। तो ये तीनों रिलेशन जब एक साथ किसी रिलेशन में आ जाते हैं तो उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। हम ओरल एक एग्जांपल लेकर के, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, बोलते हैं उसको, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं पैरेलल टू का। हमने सपोज कर लो एक सेट ए लिया और इस सेट ए के अंदर क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस है, मतलब इस सेट ए के अंदर बहुत सारी लाइंस हैं। L1 लाइन है, L2 लाइन है, L3 लाइन है, Ln लाइन है। मतलब यूनिवर्स में जितनी भी स्ट्रेट लाइंस होती है, सारी स्ट्रेट लाइंस को इसके अंदर रख करके हमने एक सेट बना लिया ए। रिलेशन आर जो है वो कैसा रिलेशन है? वो पैरेलल टू का रिलेशन है, पैरेलल का रिलेशन। अब हमसे बोला जाए कि ये बताओ कि क्या ये रिलेशन आर इस पर्टिकुलर सेट के लिए रिफ्लेक्सिव होगा? मतलब क्या है उसको ध्यान से समझो। मतलब ये है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनीशन पे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनीशन में अपन ने पढ़ रखा था कि जब कोई भी सेट का एलिमेंट खुद अपने साथ रिलेशन बनाता है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो क्या बताओ, कोई भी लाइन खुद अपने पैरेलल होगी? क्या हम ये बोल सकते हैं कि L1 L1 के पैरेलल होगा? तो हाँ, L1 L1 के पैरेलल जरूर होगा। कोई भी लाइन मैथमेटिक्स में खुद अपने पैरेलल मानी जाती है क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होता है। तो बोलेंगे कि ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो पक्का है L2 भी L1 के पैरेलल होगा। अगर कोई लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल हो जाती है तो L2 लाइन भी L1 लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले सिमेट्रिक रिलेशन में पढ़ा था कि A अगर B से रिलेटेड है
तो बी भी अगर उसी रिलेशन से ए के साथ रिलेट हो जाता है तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन माना जाता है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन माना जाता है। तो पैरेलल का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब जरा हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। L1 सपोज कर लिया L2 के पैरेलल है, एंड मान लो L2 L3 के पैरेलल है। L1 एक लाइन है इस सेट की, L1 जो मान लेते हैं L2 के पैरेलल है, और L2 मान लिया L3 के पैरेलल है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या ये पक्का है कि L1 भी L3 के पैरेलल होगा? बोलो, L1 L2 के पैरेलल है, L2 एक लाइन L3 के पैरेलल है, तो क्या ये लाइन पैरेलल होंगी? जैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं, हमने एक लाइन ली L1, एक लाइन ली L2 और एक लाइन ली L3। L1 लाइन L2 के पैरेलल है, L2 लाइन L3 के पैरेलल है। अब L3 L2 को हटा दो, L1 और L3 भी क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी। तो ये L1 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई, ये L3 लाइन हो गई। L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है, L3 L2 के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। तो L1 और L3 भी आपस में क्या बोला जाएगा? पैरेलल बोला जाएगा। तो इसका मतलब अगर L1 L2 रिलेशन में है, L2 L3 रिलेशन में है, तो L1 L3 भी उस रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए हम लोग इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन भी बोल सकते हैं। यानी ये जो रिलेशन पैरेलल का आया इस सेट A के लिए, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और क्या हो गया? और ट्रांजिटिव भी हो गया। कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। यानी कि पैरेलल का रिलेशन फॉर सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैरेलल का रिलेशन फॉर सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? क्योंकि ये रिलेशन किस तरीके का है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। परपेंडिकुलर की बात करते हैं अपन। परपेंडिकुलर की अगर बात करें, यहाँ पर हम इस पैरेलल को हटा करके परपेंडिकुलर बना लेते हैं। क्या अगर कोई लाइन L1, क्या L1 खुद अपने आप परपेंडिकुलर हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी लाइन खुद अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा? L1 के परपेंडिकुलर होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मान लो लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे? नहीं हो सकते, पैरेलल हो जाएंगे। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के, एक लाइन L1 है, L1 लाइन ये L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 एक लाइन है जो L3 के परपेंडिकुलर है। तो L1 और L3 परपेंडिकुलर हुए कि पैरेलल हुए? पैरेलल हो गए। इसका मतलब कि L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। इस रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाएगा? नहीं, ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों का होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो।